हेलो दोस्तों, बैक टू बैक आपका अपना चैनल A1GK पॉइंट जम्मू में स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस भर्ती से सेट 2 का प्रश्न लाए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, महाजनपद काल में बिहार का कौन सा जनपद सबसे शक्तिशाली था? महाजनपद काल में बिहार का कौन सा जनपद सबसे शक्तिशाली था? तो इसका सही जवाब कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मगध। जो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था और इसकी राजधानी पहले कहां थी? इसकी राजधानी पहले राजगीर थी। अब बाद में कहां बना? तो बाद में पाटलिपुत्र, पटना। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा फिर अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा शिलालेख बिहार में स्थित है? अशोक का कौन सा शिलालेख बिहार में स्थित है साथियों? तो आपका सही जवाब होगा लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ यह अशोक का प्रमुख शिलालेख है। ये कहां है? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में। कहां है? पश्चिमी चंपारण में। यह स्थित कहां है? बिहार के पश्चिमी चंपारण में। फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था साथियों? तो इसका सही जवाब होगा गुप्त काल। गुप्त काल में यह प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। और ये गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के समय में प्रसिद्ध हुआ था। कब प्रसिद्ध हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय? तो कुमार गुप्त प्रथम के समय में यह प्रसिद्ध हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक को बिहार का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को बिहार का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को बिहार का नेपोलियन कहा जाता है। शेरशाह सूरी उसकी सैन्य रणनीति और प्रशासनिक सुधारों के कारण बिहार नेपोलियन कहा जाता था। किसके कारण इनको बिहार नेपोलियन कहा जाता था? उसकी सैन्य रणनीति और प्रशासनिक सुधारों के कारण शेरशाह सूरी को बिहार का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? मगध साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे साथियों? तो चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। ये मगध साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी? इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और मगध की शक्ति का केंद्र बना। मगध को शक्ति का केंद्र बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को शक्ति का केंद्र बनाया। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान बिहार को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल के दौरान बिहार को किस नाम से जाना जाता था साथियों? तो आपका सही जवाब होगा मगध के नाम से। गुप्त काल के दौरान बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहां हुई थी? तो प्रथम संगति राजगीर में हुई थी। आपका सही जवाब होगा राजगीर। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो ये किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ये सब याद रखिएगा, ये सब प्रश्न बनते हैं, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका आप लोग सही जवाब कमेंट करें। पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा पटना।
पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना के रूप में जाना जाता है। चलिए फिर आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भूमियार ब्राह्मण विद्रोह कब हुआ था? बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भूमिहार ब्राह्मण विद्रोह कब हुआ था साथियों? तो आपका सही जवाब होगा 1764 में। 1764 में यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ हुआ था बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भूमिहार ब्राह्मण विद्रोह। याद रखिएगा, भूमिहार ब्राह्मण विद्रोह कब हुआ था? 1764 में। और किसके खिलाफ हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था भूमिहार ब्राह्मण विद्रोह। कहां? बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार बिहार का दौरा किया? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार बिहार का दौरा किया साथियों? तो इसका सही जवाब होगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने बिहार का दौरा किया था। महात्मा गांधी कब? 1917 में। कब किए थे? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। और प्रथम बार महात्मा गांधी बिहार आए थे 1917 में। किस सत्याग्रह में? तो चंपारण सत्याग्रह में। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पटना। चलिए फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है साथियों? तो आपका सही जवाब होगा शिवहर। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो सबसे अधिक सीमा साझा कौन सा करता है? तो आपका सही जवाब होगा मधुबनी। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बिहार में सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है? तो आपका सही जवाब होगा चमर। चमर बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर अगला प्रश्न, बिहार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? बिहार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है साथियों? तो आपका करेक्ट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। बिहार की प्रमुख मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है कहां? जलोढ़ मिट्टी बिहार में। अगला प्रश्न, बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो आपका सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है साथियों? तो आपका सही जवाब होगा पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे अधिक वर्षा होती है बिहार में। पूर्णिया जिला बिहार में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका सही जवाब होगा कांवर झील। कांवर झील बिहार की सबसे बड़ी झील है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही जवाब होगा गंगा। गंगा बिहार की सबसे लंबी नदी है। कोसी नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है साथियों? कोसी नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा बिहार का शोक। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में।
बिहार के किस जिले में थर्मल पावर प्लांट स्थित है? बिहार के किस जिले में थर्मल पावर प्लांट स्थित है साथियों? तो आपका सही जवाब होगा बरौनी। बरौनी में थर्मल पावर प्लांट है। चलिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है साथियों? तो आपका सही जवाब होगा एक। बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? एक। बिहार में केवल एक। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो आपका सही जवाब होगा पश्चिमी चंपारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर, हमारा अगला प्रश्न, बिहार में कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में बिहार में पाया जाता है साथियों? तो आपका सही जवाब होगा अभ्रक। अभ्रक सबसे अधिक कहां पाया जाता है बिहार में? चलिए अगले प्रश्न की ओर, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं साथियों? तो 38 जिले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? बिहार की सीमा कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नेपाल से मिलती है। बिहार की सीमा किस किस राज्यों से मिलती है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा सिक्किम और पांचवा नेपाल। अगला प्रश्न, चलिए, बिहार का कौन सा नदी सोन नदी में नहीं मिलती है? बिहार की कौन सी नदी सोन नदी में नहीं मिलती है साथियों? तो आपका सही जवाब होगा गंडक। गंडक नदी सोन नदी में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र में लिच्छवी गणराज्य के रूप में जाना जाता है? बिहार के किस क्षेत्र को लिच्छवी गणराज्य के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा वैशाली। अगला प्रश्न, बिहार में मधुबनी पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बिहार में मधुबनी पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है साथियों? तो मधुबनी। आंसर आपका करेक्ट होगा मधुबनी। अगला प्रश्न, बिहार में किस उद्योग को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है? बिहार में किस उद्योग को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है साथियों? तो आपका सही जवाब होगा चीनी उद्योग। बिहार का प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस वंश के राजा द्वारा स्थापित किया गया था? आपका प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस वंश के राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा पालवंश। पालवंश के राजा धर्मपाल 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और यह विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा केंद्र था। याद रखिएगा ये प्रश्न को। अगला प्रश्न, बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सही जवाब अशोक ने। सम्राट अशोक ने बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया और यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल में से एक है। यह जो है पवित्र स्थल में से एक है। अगला प्रश्न, बिहार के किस स्थान को जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जन्म स्थली माना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा वैशाली। भगवान महावीर का जन्म वैशाली जिले के कहां? कुंडलग्राम में हुआ था। कहां हुआ था? वैशाली जिले में कुंडलग्राम में हुआ था। और वैशाली जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वैशाली क्या है? महत्वपूर्ण केंद्र है
जैन धर्म का। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध मंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध मंत्री कौन थे साथियों? तो आपका सही जवाब होगा कौटिल्य, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख मंत्री चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनको विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ भी लिखे थे। इन्होंने अर्थशास्त्र को भी लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने। समुद्रगुप्त जिसको बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं जिनको। चलिए अगला प्रश्न, बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो प्रथम उपदेश कहां दिए थे? सारनाथ में। आपका सही जवाब होगा सारनाथ में अपना पहला उपदेश उन्होंने दिया था। यह सारनाथ कहां? उत्तर प्रदेश में। सारनाथ कहां? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। हाँ, ये जो उपदेश दिए थे इनको क्या कहा जाता था? इनके उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, इनके उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। याद रखिएगा, सारनाथ कहां है? उत्तर प्रदेश में। और इनका जो प्रथम उपदेश था उनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर के समय 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था? किस ब्रिटिश गवर्नर के समय 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था साथियों? तो लॉर्ड कैनिंग। इनके समय में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग जो है ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे। ये भारत के जनरल थे, भारत गवर्नर जनरल थे। विद्रोह के बाद इन्होंने, विद्रोह के बाद 1858 में भारत 1858 में भारत में ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ था। 1858 में क्या हुआ था? ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष निरंतर, ब्रिटिश शासन का प्रथम नियंत्रण हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह के समय भारत के वायसराय कौन थे? याद रखिएगा साथियों, बिहार में जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसराय थे 1917 में। कब? जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो और ये महात्मा गांधी ने यहां नील की खेती कर रहे किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने क्यों किया था? इसलिए किया था महात्मा गांधी ने कि जब यहां नील की खेती हो रही थी, किसान लोग कर रहे थे, तो उनके अधिकारों के लिए, नील की खेती जब कर रहे थे किसान लोग, तो उनके अधिकारों के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। कौन? महात्मा गांधी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला तुर्क का जो आक्रमणकारी था वो कौन था? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये बख्तियार खिलजी। इसका सही जवाब होगा बख्तियार खिलजी। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने कब किया था? ये ध्वस्त किया था नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 में। 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने। और
इसे जला दिया था। क्या किया था? जला दिया था। इससे प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हुआ था। शिक्षा प्रणाली को बहुत भारी नुकसान हुआ था, नुकसान हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा सासाराम में। शेरशाह सूरी मकबरा बिहार के सासाराम जिले में स्थित है और यह मुगल स्थापत्य शैली में बना एक भव्य मकबरा है। ये क्या है? भव्य मकबरा। कौन? शेरशाह सूरी का मकबरा है ये सासाराम में। चलिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। आपका सही जवाब होगा कुंवर सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार में नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। वे जगदीशपुर आरा के जमींदार थे। कहां के थे ये? जगदीशपुर, ये आरा के जमींदार थे। ये आरा के जमींदार थे और ब्रिटिश सेना के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। ब्रिटिश सेना के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। आपका सही जवाब होगा पश्चिमी चंपारण। ये सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 5229 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल 5229 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। ये तो सबको पता होगा, बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए अगला प्रश्न, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? इसका भी जवाब आप लोग को पता होगा, तो इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा पटना गंगा नदी के किनारे है। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में कौन सा प्रमुख बांध स्थित है? तो बिहार में कौन सा प्रमुख बांध स्थित है साथियों? तो कोसी बैराज। ये कहां स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है। इसका प्रभाव बिहार में भी देखा जाता है। इसका प्रभाव बिहार में देखा जाता है। यह कोसी नदी के बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? ये जब कोसी नदी में बाढ़ आ जाएगा तो उसके नियंत्रण के लिए बनाया गया था। क्या? कोसी बैराज बांध। कोसी बैराज बांध क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि जब कोसी नदी में बाढ़ आ जाएगी तो उसके नियंत्रण के लिए इसे बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है साथियों? तो आंसर होगा आपका कैमूर। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। इसकी आबादी कम है क्योंकि इसमें घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र। ये क्या है? जंगल और पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ, इसलिए ये कम जनसंख्या वाला है जिला घनत्व में। बिहार का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो धान का कटोरा बिहार का कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो सही जवाब होगा मिथिला क्षेत्र। ये कहां? दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, है ना। इसको धान का कटोरा कहा जाता है। इस सबको धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। कहां? मिथिला में। मिथिला में धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए बिहार में इसको धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा कहलाता है मिथिला। अगला प्रश्न, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो आपका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। बिहार में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। बिहार में गंगा और इसकी सहायक नदियों के कारण जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। कहां? बिहार में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस जिला में होता है?
पश्चिमी चंपारण, ये बिहार में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो आपका सही जवाब होगा ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात बिहार के कहा, नवादा जिला में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में स्थित है और यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बिहार की सीमा किन देशों से लगती है? बिहार की सीमा किन देशों से लगती है साथियों? तो आपका सही जवाब होगा नेपाल। और इसे आप कमेंट करके बताइएगा, जिसका आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार का अंतरराष्ट्रीय सीमा सिर्फ नेपाल से लगती है और यह कहां का? यह सुपौल, किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों से होकर गुजरती है। कहां से? पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों से होकर गुजरती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने साथियों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का प्रश्न हम प्रत्येक दिन आपको लेकर आएंगे इसी टाइम में। तो चलिए, आज बिहार पुलिस का सेट 2 समाप्त हुआ, फिर हम कल मिलेंगे सेट 3 में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।